नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके। राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, कहा चुप्पी तोड़े प्रधानमंत्री। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी प्रियंका गांधी, बनारस में भी कार्यकर्ता होंगे शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का तंज, कहा कनपट्टी पर बंदूक रखकर कोई भी ले सकता है वोट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके। राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, कहा चुप्पी तोड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सवालों का जवाब दें, फिर 2024 की बात करें। 2021 तक आपने जो कांड किए हैं उसका जवाब दीजिए, तमाम हथकंडे अपनाने दीजिए। अगर इनको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उनकी दाढ़ी में देश को रुचि नहीं है। देश की रुचि की 3 गुना कीमत पर जहाज क्यों खरीदे गए? राफेल डील को लेकर फ्रांस में जांच के आदेश के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने तंज कसते हुए चोर की दाढ़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। राफेल डील पर रविवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीरता से लिया है, लेकिन मोदी सरकार ऐसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वांग तो पूरा रचती है, लेकिन जब इन्हें अपने पूंजीपति साथियों की जेब भरने की प्राथमिकता आती है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है। कांग्रेस ने कहा कि नए खुलासों के साथ पूरी दुनिया में राफेल की चर्चा हो रही है। फ्रांस में राफेल डील की मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच शुरू हो गई है। इस बात को 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन पूरा देश दिल्ली की ओर देख रहा है, इंतजार कर रहा और देख रहा है कि सरकार की चुप्पी क्यों है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सवालों का जवाब दें, फिर 2024 की बात करें। 2021 तक आपने जो कांड किए हैं उसका जवाब दीजिए, तमाम हथकंडे आपने अपनाने दीजिए। अगर इनकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उनकी दाढ़ी में देश की रुचि नहीं है। देश की रुचि है कि 3 गुना कीमत पर जहाज क्यों खरीदे गए। डील में भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए, मिडल मैन नहीं होने चाहिए, ये क्लास क्यों हटाए गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके हैं। उन्होंने कहा कि राफेल एक इन गवर्नमेंटल डील थी। एक देश ने जांच बिठा दी, लेकिन दूसरे जांच तो छोड़ो, अभी तक चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री सिर्फ बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन वह चुप। रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी चुप। करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देगी प्रियंका गांधी वाड्रा, वाराणसी के भी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस सूबे की सत्ता में आने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगी। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि 15 जुलाई के बाद 2 या 3 दिवसीय शिविर का आयोजन होने के संकेत प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मिल रहे हैं। अन्य जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की चाहत है कि वह यूपी की सत्ता में जोरदार वापसी करे, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में मैदान में उतरना चाहते हैं। इसके लिए बूथ स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए पदाधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अन्य जिलों में चल रहे प्रशिक्षण शिविर के आधार पर जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर 4 सत्र में चलेगा। पहले सत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की रायशुमारी ली जाएगी। दूसरे और तीसरे सत्र में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को बूथ स्तर पर कैसे काम करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौथे सत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का तंज, कहा कनपट्टी पर बंदूक रखकर कोई भी ले सकता है वोट। जी हां दोस्तों, यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी की जीत को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वोटरों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर तो कोई भी वोट ले सकता है। राकेश टिकैत के गृह जनपद मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी जीती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसे जीती है यह भी देखा गया। हम यह जानना चाहते हैं कि किस स्कूल में पढ़ी हुई गणित से यह जोड़ तोड़ किया गया है कि सीटें कम और ज्यादा हासिल की गई। उनसे पूछा गया कि 2022
में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए राकेश टिकैत किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी वक्त है, हम आगे तय कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये सवाल किया कि क्या 2022 तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें आई हैं, अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने अपनी हार छिपाने के लिए किया बवाल, राजा भैया। जी हां दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि भाजपा ने अपनी हार को छिपाने के लिए जो बवाल किया वह जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद शर्मनाक है। पत्रकारों से बात करते हुए राजा भैया ने कहा कि भाजपा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर जीत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव में 7 सदस्यों को जीत मिली तो 29 सदस्य कैसे भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे। मोदी और योगी ने भाजपा को शीर्ष पर पहुंचाया, मगर यहाँ के नेता पार्टी को गर्त में धकेल रहे हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने, प्रवेश द्वार तोड़ने की कोशिश, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की निंदा करते हुए कहा कि प्रायः धरना प्रदर्शन विपक्ष के लोग करते थे, अब अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की प्रत्याशी माधुरी पटेल को मिली जीत ऐतिहासिक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य महिला के लिए था, मगर मैंने पिछड़ी जाति का महिला को मैदान में उतारा था। इस मौके पर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, बाबागंज विधायक विनोद सरोज मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम येदियुरप्पा का झटका, कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में जांच के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुराने भ्रष्टाचार मामले में जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने जांच करने के आदेश दिए हैं। शनिवार 3 जुलाई को जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने बेंगलुरु में जमीन को गैर अधिसूचित करने के 15 साल पुराने मामले में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दी है। इस मामले में येदियुरप्पा के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भूमि सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने क्या दिया आदेश। जज श्रीधर गोपाल कृष्ण भट्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा सौंपी गई बी रिपोर्ट खारिज की जाती है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अब इस मामले में जांच तेजी से की जानी चाहिए। कोर्ट ने जांच की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने 21 अगस्त 2021 तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में जांच में की गई देरी के संबंध में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर 2020 में आदेश दिए थे, जिसके बाद 18 जनवरी 2021 को विशेष अदालत को सूचित किया गया था कि येदियुरप्पा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई भी अपराध नहीं किया गया था। बीएस येदियुरप्पा पर आरोप है कि वह डिप्टी सीएम रहते हुए लगभग 434 एकड़ भूमि के अवैध रूप से गैर अधिसूचित किया था। ये पूरा मामला बिलंदूर और दीवार बीसनहल्ली की जमीन से जुड़ा है। इस जमीन का संबंध वार्थुर व्हाइटफील्ड आईटी कॉरिडोर 2001 में यह जमीन व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आईटी हब के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसे एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा 2006-07 के दौरान गैर अधिसूचित कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, चोर की दाढ़ी। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इसके बाद अब भारत की सियासत गर्मा गई है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी, राफेल स्कैम। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा कि फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। हम राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसीसी जांच के आलोक में जेपीसी जांच की अनुमति कब देगी। सुरजेवाला ने कहा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजकोष को नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना सच आखिरकार बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज सही साबित हुए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया कि राफेल सौदे में घूस दी गई थी। कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, रिलायंस कंपनी को डील में साझेदार बनाने के फैसले भारत सरकार का था, इसलिए ऐसा करने के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड का जिक्र कर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला, बोले यूपी की जनता सिखाएगी सबक। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को उत्तराखंड में चले सियासी संकट का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने और पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर राजभर ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में इस कार्यकाल में तीसरा सीएम बनाने जा रही है। भारतीय झूठ पार्टी बताते हुए राजभर ने कहा कि यूपी की जनता सबक सिखाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा,
भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पर 5 साल में 5 जाति का सीएम व 20 डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का उपहास उड़ाया। यही बीजेपी उत्तराखंड में 4 वर्ष 3 माह में तीसरा सीएम बनाने जा रही है। 2022 में यूपी की जनता भारतीय झूठ पार्टी को सबक सिखाएगी। मालूम हो कि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को बदला है। 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत को संवैधानिक संकट खड़ा होने के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके पहले तकरीबन 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे थे। तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के भीतर किसी भी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी कोई उपचुनाव घोषित नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से 6 महीने के अंदर वे विधायक नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार देर रात को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया था। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम बनाया गया है। वे रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धर्म जाति के नाम पर समाज को बिढ़ाना बीजेपी का राष्ट्र धर्म। कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत का निशाना। जी हां दोस्तों, आंदोलन के 7 महीने बीत जाने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। कई बार विवाद होने के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को लड़ाना ही भाजपा का राष्ट्र धर्म है। राकेश टिकैत ने एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें लिखा हुआ है भारतीय वाल्मीकि संघ। दरअसल भारतीय वाल्मीकि संघ ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने 5 जुलाई को गाजीपुर में वाल्मीकि किसान पंचायत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा किसान यूनियन का राष्ट्र धर्म सभी जाति धर्म के लोगों का पेट भरना और उन्हें एक सूत्र में बांधना है। राकेश टिकैत भाजपा की केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, चाहे 2024 तक प्रदर्शन करना पड़े। वहीं टिकैत ने खुलकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में वह लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट ना दे, बाकी किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। बता दें कि राकेश टिकैत बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल भी पहुंचे थे। वहीं भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की थी। हालांकि वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करते वह किसी राजनीतिक पार्टी का साथ दे रहे हैं। विपक्ष खुलकर किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा है। 2 दिन पहले टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा भी राकेश टिकैत से मुलाकात करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो किसान एक बार फिर दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे और ट्रैक्टर रैली इस बार संसद भवन तक जाएगी। वह 26 जनवरी की हिंसा के लिए भी सरकार और दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि यह किसानों के खिलाफ की गई साजिश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर जाने और क्या बोले अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष को एक मजाक बना दिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जनादेश के अपहरण के लिए भाजपा सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि जहां जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और भाजपा की बुरी हार हुई थी, वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए सत्ता दल के पक्ष में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्ता दल की तानाशाही मुख्य रूप में दिखाई दी। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी समर्थक पंचायत सदस्य अरुण रावत का अपहरण कर लिया गया। डीएम कार्यालय में सपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को बिठा लिया गया और उनके पति विधायक अम्बरीश पुष्कर को उनसे मिलने से भी रोका गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के विरोध पर उनसे अभद्रता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में नई चुनावी टीम उतारने की कांग्रेस की भी तैयारी। हरीश रावत को चुनावी चेहरा बनाने का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के भाजपा के प्रयोग को विफल मान रही कांग्रेस ने भी अगले चुनाव के लिए अपनी नई टीम मैदान में उतारने की पुख्ता तैयारी कर ली है। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर प्रदेश की सियासत में लौटकर पार्टी की चुनावी कमान संभालेंगे। पार्टी हाईकमान की ओर से चुनाव को देखते हुए जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक दल के नए नेता की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के घटनाक्रमों पर करीबी निगाह रख रहे कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत से राज्य की चुनावी सियासत को लेकर बीते कुछ दिनों के भीतर कई बार चर्चा की है। साथ ही हाईकमान ने रावत को यह संकेत दे दिया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनावी टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी जा सकती है। बताया जाता है कि हरीश रावत ने भी उत्तराखंड की सियासत में लौटने की अपनी तैयारी करते हुए पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त किए जाने की इच्छा हाईकमान को बता दी है। पुष्कर सिंह धामी के 4 महीने
महीने में भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि इसमें अब संदेह की गुंजाइश ज्यादा नहीं है कि हरीश रावत को राज्य की सियासत में वापस भेजा जाएगा और हाईकमान उन्हें चुनावी चेहरा बनाने की घोषणा में बहुत देर नहीं करेगा। संकेतों से साफ है कि हरीश रावत को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की कमान सौंपी जा सकती है। चुनाव के लिहाज से पार्टी की यह सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है और अमूमन इस समिति के अध्यक्ष को पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन के निर्यात के सौदे में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब दे पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ब्राजील की ओर से कोवैक्सीन के आयात को निलंबित किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार की हिस्सेदारी वाले इस टीके से संबंधित सौदे में अनियमितता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल भी किया कि जब टीकों की निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी तो फिर भारत बायोटेक से जुड़े इस सौदे को जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई। गौरतलब है कि भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने पर सहमत हुई। ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद गत बुधवार को इस करार को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि उसे अभी ब्राजील से टीका के लिए अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है। हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी ने कहा कि कंपनी ने करार, नियामक मंजूरियों और आपूर्तियों के लिहाज से ब्राजील में भी उन्हीं नियमों का पालन किया जिनका उसने दुनिया के अन्य देशों में कोवैक्सीन की सफल आपूर्ति के लिए किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा, भारत बायोटेक एक निजी कंपनी है और इसने आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया था। आईसीएमआर के साथ इस कंपनी की साझेदारी की वजह से सरकार की भी भूमिका है, इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आप नेता संजय सिंह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है और साथ ही कई कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर राम मंदिर के मसले पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, चुनाव आते ही अंबेडकर जी और राष्ट्रपति जी दोनों भाजपा को याद आ गए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास में राष्ट्रपति जी क्यों नहीं याद आए। बता दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, वह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मन बना चुकी है। हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने यूपी प्रभारी संजय सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में भारत के साथ राफेल जेट डील की होगी जांच, जज की नियुक्ति के आदेश। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने भारत के साथ वर्ष 2016 में हुए अरबों डॉलर के विवादित राफेल फाइटर जेट डील की जांच के आदेश दिए हैं। देश के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इसके लिए एक जज की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। करीब 9.3 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत भारत को 36 फाइटर जेट दिया जाना है। यह समझौता भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट के बीच हुआ था और इसमें लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में इन आरोपों में कोई दम नहीं पाया था। इससे पहले नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ने राफेल सौदे की जांच करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल डील को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है। इससे पहले अप्रैल महीने में मीडियापार्ट ने दावा किया था कि राफेल डील में मदद करने वाले लोगों को छिपाकर करोड़ों रुपए दलाली दिया गया। मीडियापार्ट ने कहा कि इस दलाली में से कुछ हिस्सा घूस के रूप में भारतीय अधिकारियों को दिया गया। दसॉल्ट ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भारत में भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस सौदे में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन किया है। इन खबरों के बाद फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने भ्रष्टाचार के संबंध में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब राफेल डील की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी डील में अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस विवादों के घेरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार रिलायंस के साथ हुई इस डील को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। फ्रांसीसी कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से राफेल का जिन्न बाहर आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। ट्वीट कर कहा, माइंड द गैप।
जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन रेट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक ग्राफ को ट्वीट कर बताया कि महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए भारत की वास्तविक कोविड-19 वैक्सीनेशन रेट केंद्र सरकार के टारगेट रेट से 27% कम है। साथ ही राहुल ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि माइंड द गैप, वैक्सीन कहां है। वैक्सीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। देश में टीके की खुराक की कमी को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है। एक दिन पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कम से कम 2 केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूछा कि राहुल गांधी की समस्या क्या है, क्या वो नहीं पढ़ते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता के संबंध में फैक्ट्स रखे थे। अहंकार और अज्ञानता के वायरस के लिए कोई टीका नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से टीके की कमी की खबरें देखने को मिली है। ओडिशा सरकार ने कोविशील्ड खुराक की कमी के कारण 16 जिलों में टीकाकरण अभियान रोक दिया है। असम ने गुरुवार को कहा कि वो पिछले 10 दिनों में केवल 16.63 लाख लोगों का टीकाकरण कर सका, जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से निर्धारित टारगेट से लगभग 45% कम है, क्योंकि कोविड-19 टीकों की भारी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।